नमस्कार। आज की बात थोड़ी अलग है, आज की बात थोड़ी डीप है। मैं चाहता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो टॉपिक है जिसकी बात बड़े लोग करते हैं लेकिन इसको समझता कोई नहीं है। यानी पिछला जन्म, पास्ट लाइफ कर्मा। कुंडली में ये दिखता है या नहीं दिखता है। मेरे पास एक जेंटलमैन आए थे, करीबन 4-5 साल पहले की बात है। बहुत सक्सेसफुल आदमी, बिजनेस भी उनका अच्छा चल रहा था, फैमिली भी अच्छी, हेल्थ भी अच्छी। लेकिन बोले कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे अंदर से लगता है जैसे कुछ छूट गया है। कोई पुरानी बात है जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन्हें बचपन से पानी से भी डर लगता था, वो भी बिना किसी इंसिडेंट के। कभी डूबे नहीं थे, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं, बस पानी देखते ही अजीब सी घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। अब ये सुन के कोई भी कहेगा कि ये साइकोलॉजिकल है, कोई डर है, फोबिया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब उनका बर्थ चार्ट देखा गया ना, तो उनके केतु चंद्र एक साथ 4th हाउस D9 में भी 4th लॉर्ड जो हैं वो केतु से कनेक्टेड थे। तो मुझे लगा कि ये साइकोलॉजी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड है, और यही बात मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। और ऑनेस्टली एक बात मैं बताऊं कि पास्ट लाइफ कर्मा जो है ना, ये कुंडली में दिखता जरूर है लेकिन ये फिल्मी तरीके से नहीं दिखता। ऐसा नहीं जैसा लोग सोचते हैं। ये वैसा नहीं है कि आप पिछले जन्म में राजा थे, आप पिछले जन्म में साधु थे। ये फिल्मी बातें हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी स्पेसिफिक नहीं है। और जो एस्ट्रोलॉजर ये क्लेम करता है ना, आप पिछले जन्म में ये थे वो ना आपको कोई कल्पना बेच रहा है, कोई इमेजिनेशन बेच रहा है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। तो फिर दिखता क्या है? दिखते हैं पैटर्न, दिखते हैं वो संस्कार जो आपकी आत्मा ने कैरी किए हैं, अच्छे भी और अधूरे भी। और ये चीजें जो हैं ये प्रेजेंट लाइफ में बहुत क्लियरली मैनिफेस्ट होती हैं, बस आपको जोड़ना आना चाहिए। लेकिन एक और बात क्लियर कर लें कि ये गलतफहमी बहुत है कि कोई एक योग देख के, कोई एक केतु की प्लेसमेंट देख के, किसी एक ग्रह की पोजीशन देख के अगर कोई बोल देना कि आपका पिछला जन्म ऐसा था, तो वो गलत है। पास्ट लाइफ रीडिंग जो है ये पैटर्न बेस्ड होती है। चार्ट में कई जगहों पर, जैसे कि 5वां भाव, 9वां भाव, केतु, नवांश, अगर एक ही थीम उसमें बार बार दिख रहा हो ना, एक ही तरह की डायरेक्शन जो है वो पॉइंट हो रही है, तब कुछ कहा जा सकता है। एक फैक्टर से कंक्लूजन ये कभी होता ही नहीं है, मैं करता भी नहीं हूं और आपको भी ये नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ा और गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। जब भी हम पास्ट लाइफ के इंडिकेटर कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आत्मा क्या लेके आई है। संस्कृत में इसके लिए बहुत 2 सिंपल टर्म्स हैं, पूर्व पुण्य और पूर्व कर्म। पूर्व पुण्य क्या है? यानी पहले के अच्छे कार्यों का रिजल्ट जो इस जन्म में ब्लेसिंग बन के आपके पास आया है। और पूर्व कर्म यानी पेंडिंग अकाउंट्स, जो चैलेंजेस, जो ब्लॉकेजेस बन के आते हैं। अब ये एक तरह की थ्योरी है, लेकिन मैं थ्योरी में रह के इस चीज को क्यों खत्म करूं? मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी से इसको मैच करिए। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी लाइफ में बार बार लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ बन जाता है। डील डूब रही थी, अचानक से कोई आया और बचा के ले गया। हेल्थ में क्राइसिस था, डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए थे और फिर एक चमत्कारी रिकवरी हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो साथ है, ऊपर से देख रहा है। ये पूर्व पुण्य होता है। पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इसके बिल्कुल उल्टे कुछ लोगों की मेहनत बड़ी सही होती है, जेन्युइन होती है, टैलेंट भी उनमें होता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आते, या आते हैं तो इतनी लेट आते हैं कि मजा ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल एज पे पहुंच जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और ये बार बार होता है। ये पूर्व कर्मों का वजन होता है। कोई पुराना अकाउंट जैसे कि सेटल हो रहा हो, और कुछ लोग बचपन से ही बिना किसी के सिखाए कोई मंत्र बोल रहा है, कोई मंदिर जाने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, कोई मेडिटेशन बड़ा झट से कर पा रहा है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ पा रहा है। पेरेंट्स सोचते हैं कि ये बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन एक्चुअली ये कैरी फॉरवर्ड स्पिरिचुअल संस्कार होते हैं। पास्ट लाइफ की कोई ना कोई अनट्रेस्ड मेमोरी होती है प्रैक्टिसेस की। तो बेसिकली पास्ट लाइफ रीडिंग ये है कि आज की जो लाइफ है ना, उसके जो पैटर्न्स हैं उनको डीपर सोर्स से हमें जोड़ना होगा, डीपर सोर्स से। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जन्म कुंडली में ये जो डीपर सोर्स हैं ये मिलते कहां पे हैं? ये 4 जगह पे मिलते हैं मुख्य तौर पे। पहला नंबर पे 5वां भाव, फिर 9वां भाव, फिर केतु और फिर नवांश। ये चारों के चारों आपकी पास्ट लाइफ के 4 पिलर्स हैं। अगर इनके बारे में एक एक करके बात करें ना, तो 5वां भाव क्या है? 5वां भाव इसे कहते हैं पूर्व पुण्य भाव। अब ये किताबी नाम है, लेकिन इसके जो मायने हैं ना ये बड़े गहरे हैं। 5वां भाव जो है ना, ये आपकी आत्मा की
वो इंटेलिजेंस है जो आप लेके आए हुए हो, मतलब विजडम, शक्ति, वो कैपेबिलिटी जो आत्मा ने अपनी पिछली जर्नी से पूरी कमाई है और इस बार वो एक गठरी साथ में लेके आई है। ये सिर्फ इसको आप आईक्यू बोल के नहीं छूट सकते, ये आपकी ना आईक्यू से कहीं गहरी इंटेलिजेंस है, आपकी इंट्यूशन, आपकी मंत्र शक्ति, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपकी स्पिरिचुअल मेमोरी, ये सारी की सारी चीजें पांचवें भाव के डोमेन से आती हैं। जिन लोगों का पांचवां भाव स्ट्रांग है ना, अच्छे प्लैनेट उसमें बैठे हुए हैं या अच्छी दृष्टियां हैं उसमें, उनमें एक कॉमन कड़ी होती है कि उनकी इंट्यूशन बड़ी शार्प होती है। वो सेंस कर लेते हैं कौन सही है कौन गलत है, सिचुएशन कैसी है, एक अंदर की आवाज उनको गाइड करती है और ज्यादातर वो सही निकलती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हो अगर वो शुरू कर दें तो उसका रिजल्ट जल्दी आना शुरू हो जाता है और अगर वो ईश्वर से भी जुड़े उनको उसके प्रभाव कुछ ही दिनों में फील होने शुरू हो जाते हैं। और क्रिएटिविटी बिना ही किसी टैलेंट के ट्रेनिंग के ये लोग लिख भी लेते हैं, पेंट कर लेते हैं, म्यूजिक बना लेते हैं और उसकी क्वालिटी ऐसी कि लगता है कि ये तो जन्मजात है। और लिटरली ये सोल लेवल पर ही ये मिला है उनको, जन्मजात ही है। ये होता है पांचवा भाव। और एक और चीज जो बार बार ऑब्जर्व होती है कि जिनका पांचवा भाव स्ट्रांग होता है ना, उन लोगों की जिंदगी में लास्ट मिनट पे वो बचते हैं किसी ना किसी चीज से। लॉजिक कहता है कि अब तो खत्म, और कहीं ना कहीं से रास्ता बन जाता है। ये जो इनविजिबल प्रैक्टिस होती है ना, इनविजिबल प्रोटेक्शन होती है, ये आती है पूर्व पुण्य की वजह से। लेकिन इसकी उल्टी साइड भी है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर पांचवा भाव डिस्टर्ब्ड है ना, यानी शनि है और बिना किसी अच्छी सपोर्ट के वहां बैठा हुआ है, या कोई ना कोई और बुरी दृष्टि है, या कोई ना कोई बुरे ग्रह वहां पे आके बैठे हुए हैं, तो एक पैटर्न क्या दिखता है कि जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है, बचपन कहीं खो जाता है, क्रिएटिविटी को निकालने के लिए एक्सप्रेशन नहीं मिल पाता। यहां पे शनि कहता है कि भाई इस एरिया में पहले कुछ बहुत सारी चीजें अधूरी छूट गई थी, इस बार तुम्हें मेहनत करके उन चीजों को कंप्लीट करना है। लेकिन फिर भी सिर्फ ये देख के कंक्लूजन मत निकालिए, अब आपको 9th हाउस पे जाना पड़ेगा। 9th हाउस को देखो, केतु को देखो, D9 को देखो, सभी बता रहा हूं इसी कड़ी में आपको। अब हम बात करते हैं बर्थ चार्ट के 9वें भाव की, जिसको हम किस्मत का भाव भी बोलते हैं, इसको हम धर्म का, आपके फेथ सिस्टम का भाव भी बोलते हैं। इस भाव को कुंडली में सबसे शुभ क्यों माना गया है? उसकी वजह यह है क्योंकि यह भाव जो है ना, धर्म, आपके गुरुओं की कृपा, आपके पिता के कर्म, आपकी किस्मत और आपका जो इस जन्म में आपने ज्ञान कमाया है ना, सारी चीजों को एक साथ मिलकर रिप्रेजेंट करता है। अब 9th हाउस और पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत रोचक है। मैं यहां पे आपसे एक बात शेयर करता हूं कि ये चीज जो मैं शेयर कर रहा हूं ना, ये मैंने ऑब्जर्व की है, ये किताबों में कहीं नहीं मिली, ये हजारों हजार कुंडलियां देखने के बाद ऑब्जर्व हुई है कि जिन लोगों का ये किस्मत का भाव यानी 9th हाउस स्ट्रांग है ना, उनकी जिंदगी में बृहस्पति ऑटोमेटिकली आते हैं, इंसान बन के आते हैं। कोई टीचर, सही समय पे कोई ऐसा इंसान जो बाजू पकड़ के आपको बाहर निकाल दे किसी दिक्कत से, और ये पास्ट लाइफ के आपके अच्छे कर्मों का फल होते हैं। लेकिन जिनका 9th हाउस खराब है ना, ये इसका फ्लिप साइड है, उनके साथ एक बड़ा पर्टिकुलर पैटर्न होता है। अव्वल तो उनको अपने जीवन में सही से सिखाने वाले गुरु ही नहीं मिल पाते, होते हैं तो उनसे कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, पिता के रिसोर्सेज काम नहीं आते, पिता से किसी बात पे डिस्टेंस हो जाता है, फेथ उनके जीवन में किसी ना किसी पे आता है, चला जाता है। किस्मत एक कंडीशन पे खुलती है, जब ये जेन्युइनली सरेंडर कर देते हैं, हार जाते हैं, जब इनका ईगो जो है एक लेवल से नीचे आ जाता है, जब किसी ना किसी एक चीज पे पूरा ये डोर अपनी फेंक देते हैं ना, तब अचानक सब कुछ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि इनका कुदरत कोई ना कोई टेस्ट ले रही थी कि पहले किसी चीज पे सरेंडर करना सीखो, फेथ करना सीखो, बाकी सब कुछ केवल और केवल तभी मिलेगा। और फिर केतु की बात अगर आए, और 9th हाउस में केतु, ये सबसे इंटरेस्टिंग रीडिंग है। इसका मतलब होता है कि आपकी आत्मा पहले एक बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल जर्नी कर चुकी है। यहां पे तपस्या, फेथ, ये सारी चीजें पिछले जन्म का एक्सपीरियंस इंसान लेके आया हुआ है इस जन्म में, इसलिए 9वें भाव के केतु वालों को स्पिरिचुअलिटी नेचुरली आती है। लेकिन जो भी रिलीजन, चले चलाए रिलीजन होते हैं ना, उनसे उसको डिस्कनेक्ट फील होता है कि मैं स्पिरिचुअल तो हूं, मैं रिलीजियस नहीं हूं, मुझे ये वाले जो रिचुअल्स है ना अच्छे नहीं लग रहे हैं। ज्यादातर 9th हाउस केतु वालों की ना एक लाइन ये होती है इस तरह की। और अब आप समझ सकते हैं कि ये चीज जो है ना एवं ही अपने आप ही नहीं आ गई, ये चीज जो है ये पिछले जन्म का कोई ना कोई पैटर्न लेके आई होती है। केतु की बात ही चल रही है ना, केतु जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर है पास्ट लाइफ के कर्मा की बात करने में। अब केतु को सही ढंग से अगर आपने रीड कर लिया ना,
तो पास्ट लाइफ को आप बहुत अच्छे से अपनी कुंडली में जांच पाओगे। लेकिन केतु के बारे में जो चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी सुनी देखी हुई है ना, उनकी बात हम नहीं ही करते हैं। बहुत सारे मेरे अपने भी बड़े वीडियो हैं, आप उनको भी चेक कर लीजिएगा, कि जो बताते हैं कि केतु डिटैचमेंट है, केतु स्पिरिचुअल है, केतु पास्ट लाइफ है। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन यहां पे फील कैसे होगा कि एक्चुअली ये जो केतु है हमारे जीवन के किन क्षेत्रों में दिखता है, हमारी किस कारगुजारी में दिखता है। तो यहां पे इस बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। केतु आपकी कुंडली में जहां पे भी बैठा है ना, वहां पे एक विरोधाभास होता है, एक पैराडॉक्स होता है जो बहुत कंफ्यूज करता है। यानी कि एक तरफ ये फीलिंग आती है कि ये चीज तो मुझे आती है, बिना सीखे ही आती है, लेकिन दूसरी तरफ उस चीज को करने का कोई आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है, कोई प्यास ही नहीं है, कोई तड़प ही नहीं है। कर तो अच्छा लेते हो, लेकिन उस चीज को करने का मन नहीं है, और उस चीज को करने में सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलती। कितनी दिक्कत वाली बात हो जाती है ना, कि ये आप पहले कर चुके हो, ये इसलिए आपको आ रहा है, लेकिन अब आपकी आत्मा को उसमें कोई रस नहीं है, आपकी आत्मा को उसमें कोई भी खींच नहीं है, इसलिए वो चीज़ होती नहीं और खालीपन बहुत सारा लगता है। और ये जब कंफ्यूजन होती है ना, तो लोग कहते हैं कि यार तुम इस काम में इतने अच्छे हो, इसको करते क्यों नहीं हो, लेकिन अंदर से आपको ये चीज़ किक ही नहीं कर रही है। ये होता है केतु। इस तरह से आप अपने केतु को पहचान सकते हो। अब कुछ और की प्लेसमेंट्स हैं, इसको पूरी तरह से एज अ प्रिंसिपल समझ लीजिए, जिससे आपको पास्ट लाइफ कर्मा अच्छे से समझ आ जाए। केतु जिसके भी फर्स्ट हाउस में होता है ना, तो उसको मैं कौन हूं का जवाब नहीं मिलता। ये स्पॉटलाइट से बचेंगे, अपने आप को खुद को क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। पिछले जन्म में इनकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग थी कि इस बार इनकी आत्मा ने एक बिल्कुल ये आइडेंटिटी वाली चीज से बड़ा डिस्टेंस ही बना लिया। ये बड़ी की प्लेसमेंट है। फिर एक और बड़ी प्लेसमेंट है पास्ट लाइफ कर्मा के संदर्भ में, केतु फोर्थ हाउस। इमोशनल रेस्टलेसनेस, बाहर से सब सेटल्ड है, लेकिन अंदर से क्या है कि कुछ चैन ही नहीं है। इनको एक जगह पे बैठ के चैन नहीं आता, एक जगह पे टिक नहीं पाते। ये केतु फोर्थ हाउस का ट्रिगर्ड पैटर्न है। फिर 1 4 फिर 7वां भाव, केतु 7वें भाव में। और केतु 7वें भाव में क्या होता है कि लोग कहते हैं जी मेरा पार्टनर बड़ा केयरिंग है, कोई ऐसा दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा दोनों का आपस में एक बॉन्डिंग, एक जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। एक बीच में अदृश्य दीवार है जो हटती नहीं है। ये पिछले जन्मों के रिलेशनशिप्स का कोई ना कोई घाव लेके आए हुए हो, और आपके आत्मा ने एक बड़ा प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया है। केतु 7th हाउस। फिर बात होती है केतु 12th हाउस। ये देखिए स्पिरिचुअली बड़ा एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे क्या है, आपको अलग रहना अच्छा लगता है, मेडिटेशन अच्छी लगती है, सपने बड़े विविड आते हैं, और कई बार क्या होता है कि सपनों के अंदर कोई संदेश मिलते हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्शन होता है, पिछले जन्म की साधना या पिछले जन्म का कोई ना कोई संन्यास, ये इस जन्म में लेयर साथ में आई हुई है। अब केतु अकेला नहीं, केतु जब भी अन्य ग्रहों के साथ बैठता है तब भी ये स्टोरी चेंज होती है। जैसे कि केतु चंद्रमा, अब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये दूसरों की फीलिंग को सेंस कर लेते हैं, और एक किसी भी इंसान के मन को पढ़ना, किसी भी इंसान के पैटर्न को पढ़ना, ये इनको बहुत अच्छा आता है। लेकिन अपनी इमोशंस को ये कभी डिकोड ही नहीं कर पाते। इनको खुद को नहीं पता मैं क्या फील कर रहा हूं या कर रही हूं। पास्ट लाइफ में इमोशनल एरिया में कोई ना कोई डीप लॉस हुआ था, और उसकी जो भी परतें हैं ना, इस जन्म में साथ आई हुई हैं, और ये लगातार अपने इमोशंस को लेकर डिस्टर्ब रहते हैं। केतु का शुक्र के साथ भी कुछ ऐसा ही कनेक्शन है कि प्यार फ्रीली एक्सप्रेस नहीं होता। रोमांस शुरू होता है तो बीच में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, बार बार प्यार मिलता है, प्यार टिकता नहीं है। पास्ट लाइफ में प्यार, मोहब्बत, कंफर्ट, इस एरिया में कोई ना कोई घाव था जिसकी ट्रेसेस ये लोग साथ में लेके आए हुए हैं, और वो क्या है अभी धीरे धीरे हील हो रहा है। वो घाव पिछले जन्म के अभी तक हरे हैं, इसलिए रिलेशनशिप में दिक्कत है। केतु गुरु का कनेक्शन, नॉर्मली जो है गुरु चेले का कनेक्शन बोला जाता है। यहां पे क्या है कि फिलोसफिकली ये लोग, ज्ञान वाइज ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फॉर्मल जो एजुकेशन होती है ना, उससे इनको कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि ये किताबी बातें हैं, मुझे ये पहले से ही पता है, मुझे इससे डीप नॉलेज चाहिए। और जब नहीं मिलती है तो ये लोग एकदम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली लोग पढ़ सुन देख रहे हैं ना, जिसको मान रहे हैं, ये लोग उसको मानते नहीं हैं। और केतु सूर्य एक साथ हो तो रिकॉग्निशन लेट आती है, या आके सस्टेन नहीं होती है। फादर से कोई ना कोई जो कार्मिक परेशानियां हैं वो साथ में लेके आए होते हैं। ये केतु सूर्य की दिक्कत है। केतु शनि, केतु शनि क्या है, ये सबसे भारी भरकम कॉम्बिनेशन है। दोनों के दोनों कार्मिक प्लैनेट हैं, और दोनों के दोनों
एक साथ। ऐसे लोग डिसिप्लिन से तो जीते हैं, ये लोग सेक्रीफाइस भी करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े चाव से उठाते हैं या मिल भी जाती हैं इनको। लेकिन होता क्या है कि बस अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार थक गए हैं, एक ही काम को करने में अब जीवन में रस नहीं आ रहा है। यानी कि एक ओल्ड सोल कॉम्बिनेशन जो होता है ना, कि और नहीं, बस हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो ये लोग जो है ना प्रोक्रास्टिनेशन में या इजी मोड में बड़ी जल्दी चले जाते हैं। चलिए, अब केतु की बात हो गई, अब लास्ट पिलर की बात करते हैं, चौथे भाव चीज़ की, जिसको बोलते हैं नवांश। अब नवांश के बारे में ना ज़्यादा इस तरह के ओपन प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा नहीं होती, क्लासरूम में तो चर्चा होती है, लेकिन नवांश को आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है पिछले जन्म के आपकी कार्मिक गति को समझने के लिए, कि आपके सोल लेवल पे क्या चल रहा है, आपकी कौन सी कार्मिक जर्नी है जो असल में इस जन्म में आपके साथ आई हुई है। पास्ट लाइफ रीडिंग में नवांश इसलिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि जो आपका जन्म कुंडली होती है ना, उसमें अगर कोई सिग्नल दिखाना, और D9 यानी नवांश जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये सिग्नल अगर रिपीट हो गया तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि भाई कोई ना कोई कार्मिक गति तो है। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में सपोज करिए केतु 9th हाउस में है, तो अभी 9th हाउस के केतु के बारे में हमने चर्चा की। अब नवांश कुंडली की बात करिए, नवांश में भी 9th लॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं केतु से कनेक्टेड है। तो ये पैटर्न बड़ा जबरदस्त हो गया कि अब आपका जो जीवन का फेथ सिस्टम है ना, ये बार बार टेस्ट होने वाला है, लेकिन वो सेटल होने के बाद ही आपके जीवन में ग्रोथ आनी है। या जन्म कुंडली में 5th हाउस आपको देखने में नॉर्मल दिखता है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन नवांश कुंडली में 5th हाउस में शनि बैठ गए, तो ऊपर ऊपर चीजें जो हैं आपको क्या लगेगा कि ऊपर ऊपर इंसान टैलेंटेड है, लेकिन बिल्कुल जो अंदरूनी लेवल है ना, डीपर लेवल, उस पे क्या है कि उसके जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस है ना, वो पूरी तरह से चॉक्ड हैं, ब्लॉक्ड हैं, जो लेटर एज में 36 की उम्र के बाद रिवील होते हैं। इवन नवांश चार्ट जो है वो आपके स्पाउस के साथ भी तो जुड़ा हुआ है, और इसीलिए नवांश चार्ट के अंदर अगर कोई इंडिकेशन है तो स्पाउस कई बार आपके पेंडिंग कर्मा को लेके आपके जीवन में आते हैं, और उनकी वजह से आपको अपने जीवन में कर्मास जो हैं फील होते हैं। सिंपल रूल कि D1 में सिग्नल होगा, D9 में उसको कंफर्म करना होगा। दोनों में अगर थीम सेम होगा तो कार्मिक रीडिंग जो है आपकी जन्म कुंडली की, उसको मोहर लगा दीजिए कि वो स्ट्रांग है ही है। एक और बात जो बहुत आपको रिलेटेबल भी समय पे लगेगी कि ये टेक्निकल बातें हैं, ये तो हो गई 5th हाउस, 9th हाउस, केतु, D9, लेकिन रियल लाइफ में ये एक्चुअली कैसे दिखते हैं। मतलब कि कोई आपके बर्थ चार्ट को नहीं भी देखे तो जिंदगी के कुछ ऐसे पैटर्न जो आपके कार्मिक लॉर्ड को इंडिकेट कर दें, क्या ऐसे कुछ पैटर्न असल में होते हैं। जैसे कि बिना कारण कोई ना कोई आपको अगर गिल्ट रहता हो, कोई आपके जीवन में पास्ट में इंसिडेंट नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन एक गिल्ट है जो हमेशा कोई ना कोई बैकग्राउंड में चलता रहता है कि मुझसे कुछ हो गया है। अगर ऐसा है ना, तो ये भाई कैरी फॉरवर्ड है, ये पेंडिंग कर्मा है। या अचानक से आपके जीवन में राइज और फॉल के बड़े पैटर्न आते हैं, आप ECG के ग्राफ की तरह जिंदगी चल रही है, ऊपर जाते हो फिर गिर जाते हो, सेम ही तरह का पैटर्न रिपीट हो रहा है। और जब तक आपको जीवन में आप ये इसका कारण नहीं ढूंढ लेते ना कि असल में क्या कारण है इसके पीछे, तब तक ये रिपीट होता रहेगा। ये होता है पेंडिंग कर्मा। या कई बार किसी से आप मिलो और फील हो कि इन्हें मैं जानता हूं पहले से। आप किसी शहर में जाओ, आपको लगे यहां मैं रह चुका हूं। ये आपकी जो कैरी फॉरवर्ड मेमोरी है ना, ये अपने सरफेस पे आ रही है। या कई बार क्या होता है कि आपने किसी चीज को सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी एक चीज में आप बहुत अच्छे हो, बहुत एक्सेप्शनल्स हो। कोई वो आर्टिस्टिक चीज हो सकती है, कोई आपकी हीलिंग एबिलिटी हो सकती है, या कोई ऐसी स्किल हो सकती है जो औरों को तो सीखनी पड़े लेकिन आपको ऐसे ही आती है। या फिर सब कुछ होते हुए भी अंदर से एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन, कि पैसा है, करियर है, परिवार है, सब ठीक है, लेकिन कुछ मिसिंग है और एक पुल है। मेडिटेशन की तरफ हो सकता है, वो मंत्रोच्चारण की तरफ हो सकता है, अकेलेपन की तरफ हो सकता है, संन्यास लेने की तरफ हो सकता है। किसी भी तरफ कोई एक पुल है ना, या अच्छी संगत में होके बुरी संगत की तरफ जाने का भी पुल। या बचपन में कई लोग मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा बड़ा बिहेव करते हैं, शनि लाइक जैसे बिहेवियर होते हैं वैसा बिहेवियर करते हैं। या फिर
मैरिज में, शादीशुदा जिंदगी में पार्टनर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन वो रिलेशंस में वो वाली गहराई, डेप्थ फील नहीं होती। एक इनविजिबल सा आपस में डिस्टेंस सा बन जाता है जो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं हो पाता। अगर इनमें से कोई भी पैटर्न आपके जीवन में है ना, तो इसके बारे में ये सोचिए कि ये ऐसे ही नहीं आया है, ये पास्ट लाइफ के कर्मों की बदौलत आया है। और हाँ, यहां पे ये बात को मैं इतना सीरियसली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन से, चीजों को गलत आकलन से आपको बचना है, और ये हर हालत में बचना है। हर स्ट्रगल जो है ना, ये पास्ट लाइफ का पनिशमेंट नहीं होता है। और ये सोचना कि सफर अगर मैं कर रहा हूं तो जरूर पिछले जन्म में बुरा किया होगा, ये सबसे गलत बात हो जाती है। कई बार आपके जो चैलेंज आते हैं ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं, आपको अच्छे लगे ना लगे। कई बार क्या होता है कि टाइमिंग का इशू है। कई बार क्या होता है कि इसी जन्म की आपकी पुरानी चॉइसेस ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की होती है। हर चीज को पिछले जन्म पे मत डालिए। ये क्या होता है, जिम्मेदारियों से भागना। और हर केतु प्लेसमेंट जो है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रेटनेस नहीं होती है। केतु जो है 12वें में बैठे होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ही उत्तम सोल हैं। हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी। केतु बस पास्ट लाइफ कनेक्शन बताता है। ये अच्छा भी होता है और दिक्कत वाला भी होता है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी आज की चॉइसेस मैटर करती हैं, ये बात कोई नहीं करता है। चार्ट आपका नक्शा है, ब्लूप्रिंट है, आपकी मंजिल नहीं है। कार्मिक बर्डन दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़े है कि अब हो ही क्या सकता है, अब तो सब जो है गिवन ही है। बिल्कुल हो सकता है। फ्री विल 50% होती है बर्थ चार्ट का। कॉन्शियस एफर्ट्स, आपके अवेयरनेस जो होती है ना, ये सारे पैटर्न जो होते हैं ना, आपके जीवन में बदलाव लेके आते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्लैरिटी देती है, एस्ट्रोलॉजी डराती नहीं है, एस्ट्रोलॉजी आपको दिशा देती है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपको कोई भी चीज करने से रोकती नहीं है। और अगर ये सब चार्ट में दिखता है ना, तो करना क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस। बस इतना पहचान लो कि हाँ, ये पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं पिछली डीप रूट से आ रहा है। जब तक ये पैटर्न इनविजिबल है ना, दिखता नहीं है, तब तक चलता रहता है। जैसे ही आप अवेयर हुए, कॉन्शियस हुए, ये साइकिल ब्रेक होना शुरू हो जाता है। अवेयरनेस अकेले में ही अपने आप में बहुत पावरफुल होती है, और ये मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूं। माइंडफुलनेस क्या होती है? वो भी तो अवेयरनेस ही होती है। अच्छा, फिर बात आती है कॉन्शियस एक्शन। आपका बर्थ चार्ट सिर्फ आपको दिशा दिखाता है, एक्शन तो आप ही लोगे, नहीं लोगे तो ना सही। रिलेशनशिप आपका कर्मा है, तो रिलेशनशिप में पेशेंस बढ़ाना आपका एक्शन है। फादर कर्मा है, तो हीलिंग करो ना। फिजिकली प्रेजेंट हो ना हो, कुछ चीजें आपको अंदर से ठीक करनी है। कुछ चीजों में आपको सरेंडर मोड भी तो लेके आना है। सरेंडर मोड वही तीसरी चीज पे आता है कि सेल्फलेस सर्विस। हर ट्रेडिशन, हर धर्म भी तो यही कहता है, चाहे वो वैदिक हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कि सेवा जो है ये आपके कर्मों के प्यूरिफिकेशन का सबसे जबरदस्त टूल है। बिना एक्सपेक्टेशंस के दूसरों की सहायता करना, इससे आपके ना जाने कितने ही अकाउंट बैलेंस होते हैं। और मंत्र, जिन प्लेनेट से आपका कार्मिक कनेक्शन बन रहा है, उनके मंत्रों को रेगुलरली पढ़ो, उनके मंत्रों को रेगुलरली जप करो। केतु कर्म है तो गणेश मंत्र, शनि कर्म है आपका तो हनुमान चालीसा पढ़िए, काल भैरव उपासना करिए। चंद्रमा आपका कर्म है तो भगवान शिव की उपासना करिए। अगर आपका बुध कर्म है तो मां दुर्गा की उपासना करिए, लेकिन मैकेनिकली नहीं, एक सरेंडर भाव से करिए, श्रद्धा से करिए, और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी से करिए। 10 दिन बाद रिजल्ट ढूंढने मत लग जाइए। तो बस इसमें जरूरत इतनी है कि अपने पैटर्न को पहचानिए, अपने कॉन्शियस एफर्ट से अपने जीवन यात्रा को बदलिए। एस्ट्रोलॉजी, फिर से कह रहा हूं, नक्शा है, चलना इस नक्शे पे आपको ही है। आप अपने कर्मों के गुलाम मत बनिए, अपने कर्मों के मास्टर बनिए। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।